नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर पर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज बात सबसे पहले नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में चल रहे सियासी घमासान की। एक तरफ भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने सीएए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ नागरिकता कानून के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। चंद्रशेखर आज नागरिकता कानून का विरोध करने के लिए जामा मस्जिद जा रहे हैं, तो कोलकाता में बीजेपी नागरिकता कानून के समर्थन में रैली निकाल रही है। वहीं चंडीगढ़ में भी एबीवीपी नागरिकता कानून के समर्थन में पंजाब विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। यानी देश भर में सीएए पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सीएए, एनआरसी ने अब धार्मिक रंग ले लिया है। इन सब के बीच इस वक्त सबसे बड़ी खबर, भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर जामा मस्जिद जाने वाले हैं। चंद्रशेखर को गुरुवार यानी कल कोर्ट से जमानत मिली है। जमानत के बाद ही भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने जामा मस्जिद जाने का ऐलान कर लिया है। अब वो जामा मस्जिद के रास्ते में हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद पहुंचकर चंद्रशेखर रावण नागरिकता कानून का विरोध करेंगे। जमानत मिलने के बाद दिल्ली से दूर रहने के कोर्ट के आदेश के बावजूद चंद्रशेखर आज दिल्ली के रविदास मंदिर पहुंचे और नागरिकता कानून को काला कानून और आरोप लगाया कि सरकार देश पर नागरिकता कानून को थोप रही है, जिसके खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा। अब काला कानून पारित कर हम पर थोपा जा रहा है, ये कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। आइए सुनते हैं। अब भगवान वाल्मीकि मंदिर हम पंचकुला जाएंगे, वो हमारा धार्मिक स्थल है। उसके बाद बंगला साहिब गुरुद्वारा, चर्च जो है उसके बराबर में, फिर जमा मस्जिद जो 1 बजे का हमारा प्रोग्राम है। तो वहाँ जाने का उद्देश्य यही है कि हम सब लोगों को बता सके कि एनआरसी सीए के को जो ये जो कानून है इसका वास्तविक क्या है स्वरूप। जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं 1000 रैली करूँगा, मैं ये कह रहा हूँ हमें 1500 रैली करनी पड़ी लोगों को जगाने के लिए, तो हम करेंगे। लेकिन जो ये काले कानून पारित करके हमारे पर थोपे जा रहे हैं, ये लोकतंत्र में नहीं होते, तो हम इनका विरोध करेंगे और संवैधानिक विरोध हमारा जारी रहेगा। आनंद तिवारी डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव। आनंद, सबसे पहली बात ये बताइए कि चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में क्या कर रहे हैं? उनको तो बेल की कंडीशंस उनकी यही थी कि वो किसी धरने का हिस्सा नहीं रहेंगे और दिल्ली से बाहर रहेंगे। आनंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? आनंद तिवारी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही वो हमारे साथ थ्रू हो जाते हैं, जामा मस्जिद पहुंचने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद, लेकिन उनकी बेल कंडीशंस में यह साफ मेंशन्ड है कि वो दिल्ली से बाहर रहेंगे, किसी भी रैली में शिरकत नहीं करेंगे, रैलियों से दूर रहेंगे। और आज जाकर उन्होंने गोविंदपुरी के रविदास मंदिर में जाकर फिर से उन्होंने वही बातें दोहराई है और अब जामा मस्जिद की ओर रुख कर रहे हैं। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा आनंद तिवारी से जुड़ने की, नहीं तो फिर हम रुख करेंगे बंगाल की ओर। आनंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं जहां एक तरफ सीएए के विरोध में दिल्ली में घमासान जारी है और चंद्रशेखर आजाद अपनी बेल की कंडीशंस की अवहेलना कर रहे हैं और उसको अमान्य कर आगे बढ़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले खुद लॉ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कानून की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और जिस कंडीशंस पे वो रिहा हुए हैं उन कंडीशंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जिसके वो खुद सिग्नेटरी हैं। अब वहीं बंगाल में सीएए के समर्थन में पुरजोर रैलियां निकल रही हैं। सरकार की तरफ से कई मंत्री जो है देश के कोने कोने में जाकर सीएए का अर्थ, सीएए के तथ्य लोगों को समझाने में और उनके मन में जो भ्रांतियां हैं उसको मिटाने का काम करेंगे। आज से लेकर कम से कम अगले 1-1.5 हफ्ते तक। आशिका से जानने की कोशिश करते हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है। आशिका जी, सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाओ। हावड़ा में पहली बड़ी रैली है सीएए के बारे में लोगों को बताने के लिए। यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। दिलीप घोष जो कि फिर से स्टेट प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उनके इलेक्शन के बाद ये पहली रैली है। कार्यकर्ता मौजूद हैं, समर्थक मौजूद हैं। क्या तैयारी है? देखिए, सीएए को लेके बहुत विभ्रांति फैलाई गई है।
जनता में झूठ फैलाया गया, जनता को आतंकित किया गया। आज हम लोग CAA सही है ऐसा बीजेपी कार्यक्रम कर रही है। तो यहाँ पर ये लक्ष्य है कि 1 करोड़ घरों तक पहुँचना है, आप लोग घर घर जाएंगे? जी, जैसा कि पार्टी का लक्ष्य है उस लक्ष्य पे काम करने के लिए हम लोग सभी तैयार हैं और पार्टी के निर्देश के साथ हम लोग हर घर में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि CAA के पक्ष में जितना भ्रांति फैलाया गया था उन सभी भ्रांतियों को तोड़ते हुए पब्लिक भी CAA को जानने लगी है, तो शायद हम लोगों के लिए आगे का रास्ता आसान होगा। आप बता रहे थे कि झंडे लगाने में आप लोगों को रात को बड़ी मुश्किलें आई, क्या हुआ ये कि हमारे कुछ कार्यकर्ता झंडा लगा रहे थे, क्योंकि जब पार्टी रैली होती है तो झंडे लगाए जाते हैं। उस समय पुलिस को इन्फॉर्म करके उन लोगों को परेशान किया गया, बोला कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम लोग को अरेस्ट कर लेंगे, झूठी केस दे देंगे। तो उन लोगों को डरा धमका करके उस समय भगा दिया गया। सुबह में फिर आकर के देखता हूँ हमारे झंडे गायब है और विरोधी दल के झंडे यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो आप लोगों ने फिर यहाँ पर झंडे लगाए? हम लोगों ने फिर से कार्यकर्ताओं को बुला करके हम लोगों ने फिर से झंडे लगवाए। आनंद, यहाँ पर CAA और NRC ये वो मुद्दा है जो लोगों की नब्ज तक पहुँच रहा है। इसी को पकड़ करके ममता बनर्जी भी विरोध करने की कोशिश कर रही हैं। जो उनका हारा हुआ किला, जो हारी हुई धरती थी, उसको पकड़ने के लिए ममता बनर्जी भी यही CAA और NRC का नाम ले रही हैं और बीजेपी भी अपने तरह से वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये कहा जा सकता है कि CAA का तुरुप का इक्का चल रहा है। आनंद, यानी आप कह रहे हैं हावड़ा में इस रैली में सुबह से जितने भी इन्होंने तैयारियां की हैं उसको आकर तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं जो कि इसको हटा रहे हैं, कि म्युनिसिपैलिटी के लोग इसको हटा रहे हैं? और कितने बजे शुरू होने वाली थी ये रैली और इस रैली को कौन संबोधित करने वाला था? ये रैली 2 बजे शुरू होनी है। दिलीप घोष जो कि अभी स्टेट प्रेसिडेंट फिर से बने हैं और इस चुनाव के बाद फिर से ये रैली पहली रैली हो रही है। आप ये बताइए कि झंडे किसने हटाए? TMC के लोग थे, म्युनिसिपैलिटी के लोग थे? लोग तो खैर म्युनिसिपैलिटी उनका तो लोग भी उनके ही लोग थे, उन्होंने लोगों ने हटवाए थे झंडे। यहाँ आप बता रहे थे कि जो दुकानें हैं, यहाँ पर सड़क किनारे जो दुकानें हैं वहाँ पर झंडे आप देख सकते हैं, अभी भी TMC का झंडा लगा हुआ है और इसे जैसा कि बता रही है आज ही लगाया गया है। बीजेपी के झंडे जहाँ लगे थे वहाँ हटा करके TMC के झंडे लगाए गए। किस तरह से इन दुकानदारों को क्या कहा गया, कैसे TMC के झंडे लग गए यहाँ? देखिए, जो भी दुकानें हैं यहाँ पे ये सारे फुटपाथ पे है, सड़कों को इंक्रोच करके किया गया है, इंक्रोच करके लगाया गया। अब इन लोगों को भी डर रहता है कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी यहाँ पे मजबूत है। इन लोगों को डर दिखाया जाता है कि अगर आपने विरोधी दल के या मतलब भाजपा के अगर झंडा अपनी दुकानों पे लगाते हैं तो आपका दुकान यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो ये लोग भी गरीब लोग हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए सत्ताधारी पार्टी का साथ देते हैं। कितना मुश्किल हुआ ये मंच बनाने में? देखिए, आज के डेट में पश्चिम बंगाल में भाजपा का हर एक कार्यक्रम करना, या छोटा हो या बड़ा हो, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है वो सिर्फ ये चाहती है कि सिर्फ वो रहें। लोकतंत्र यहाँ पर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। अब वो हर तरीके से पुलिस के साथ हो, गुंडों के साथ हो, धमकी के साथ हो। TMCP का मंच तो रानी राजमणी रोड पे कई दिनों से इनसे पूछिए इस रैली के लिए इनके पास परमिशन है? पश्चिम बंगाल में 2 कानून है, सत्ताधारी के लिए अलग, हमारे लिए अलग। रैली के लिए परमिशन है? मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे 2 कानून है, हमारे लिए अलग है और रैली के लिए परमिशन है आपके? रैली के लिए परमिशन तो नहीं देंगे क्योंकि सच नहीं जानना चाहती, सच से डरते हैं ये लोग। आज की रैली के लिए परमिशन है कि नहीं है? देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है शायद इस रैली के लिए परमिशन है, मगर ममता बनर्जी जी ने, आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले तक पूरे पश्चिम बंगाल में 144 धारा लगा दी थी। उनका स्टेटमेंट सिर्फ यही था कि CAA के समर्थन में कोई भी रैली, कोई भी पदयात्रा पश्चिम बंगाल में नहीं निकलेगी। इसीलिए उन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल को अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के तहत 144 धारा लगा दिया था, ताकि कोई लोग इसके समर्थन में ना उतर सके। जबकि TMCP जो नहीं तो बंगाल में सब जगह 144 लग जाए तो फिर वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, कहीं और लगता है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन है, माना डेमोक्रेसी का खून है, डेमोक्रेसी का खून है। ये आर्ग्यूमेंट कैसे बन सकता है? ये आर्ग्यूमेंट कहां तक सही हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आशिका, मैं आपकी ओर वापस रुक करूंगा बंगाल में, लेकिन फिलहाल वापस घूमते हैं दिल्ली की ओर। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आप कहां पर हैं? चंद्रशेखर बीम आर्मी के जो लीडर हैं उन्होंने अंडरटेकिंग दिया है अपनी बेल कंडीशन में कि वो दिल्ली से बाहर रहेंगे, 4 हफ्ते तक दिल्ली में शिरकत नहीं करेंगे। तो दिल्ली में क्यों घूम रहे हैं और किसी भी रैली का हिस्सा नहीं रहेंगे, ये भी उनकी बेल कंडीशन है। और ये जमा मस्जिद में जाकर क्या करने वाले हैं? जो व्यक्ति खुद लॉ और जो व्यक्ति खुद कानून को का ऑनर का आदर नहीं करता, वो क्या संविधान की रक्षा की बात करेगा?
जी देखिए आनंद, जिन शर्तों पे जो चंद्रशेखर है भीम आर्मी के चीफ, जिन्हें जमानत मिली है, उनमें कोर्ट ने परमिशन दी है उन्हें जो धार्मिक स्थल है वहां पर जाने की। इसलिए कल 9:30 बजे जब तिहाड़ जेल से चंद्रशेखर रिहा हुए थे तो वो सीधे करबला पहुंचे, जोरबाग। वहां पर उन्होंने मस्जिद में वहां पर वो पहुंचे। तो देखिए सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं आनंद में आपको, जो चंद्रशेखर है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर देखिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं, भीम आर्मी के जो चीफ उनको पूछिए कि उनको दिल्ली से बाहर रहने को कहा गया था, दिल्ली में क्या कर रहे हैं? ये लाइव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, लाइव जा रहा, लाइव चंद्रशेखर लाइव। चंद्रशेखर जी एक सेकंड आप सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, बोलते हैं। पूछिए, आप किस मकसद से आए चंद्रशेखर जी यहाँ? इस मुल्क की एकता को कायम रखना एकमात्र मकसद है और इस देश के संविधान को बचाना, जिसे सियासी लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। और ये ऐतिहासिक जगह है, ये वो जगह है जहाँ से मुझे मेरे परिवार से दूर किया गया था। मैं वापस वहीं लौटा हूँ जेल से आने के बाद, और फिर से इस देश के संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी और ये वादा किया जाएगा कि मुल्क की एकता के लिए और देश की संविधान सुरक्षा के लिए हम सब लोग संघर्ष करेंगे। आपका आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा इसके बाद चंद्रशेखर? अभी बताएंगे, पहले संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे फिर बताएंगे। ये आनंद आप देख रहे हैं, चंद्रशेखर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये जामा मस्जिद है, 1 नंबर गेट है, और यहाँ पर अब जो चंद्रशेखर है भीम आर्मी के जो चीफ है, आप उनसे ये भी पूछिए, उनके बेल की कंडीशन में उनको कहा गया था कि वो 4 हफ्ते दिल्ली से बाहर रहेंगे। दिल्ली के अंदर क्या कर रहे हैं? खुद कानून का निरादर कर ये संविधान की रक्षा की बात कैसे कर सकते हैं भीम चंद्रशेखर? जी देखिए बिल्कुल आनंद, ये सवाल हमने उनसे भी और उनके वकील महमूद पराचा से भी पूछा था। उनका कहना है कि कोर्ट ने उन्हें परमिशन दी है, जो धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा है, चर्च हो, वहां जाने की धार्मिक स्थल है, लेकिन दिल्ली से बाहर। आनंद, उनको कहा गया है कि 4 हफ्ते दिल्ली से बाहर रहेंगे। पहला क्लॉज दिल्ली से बाहर रहने का है। धार्मिक स्थल वो जा सकते हैं लेकिन दिल्ली से बाहर। जी देखिए बिल्कुल, क्राइम ब्रांच की टीम लगातार, बिल्कुल आनंद, क्राइम ब्रांच की टीम उनके साथ लगातार है। आज 7 बजे वो दिल्ली की सीमा छोड़ देंगे, ऐसा उन्हें बोला गया है, और क्राइम ब्रांच के अधिकारी लगातार उनके साथ है। एक बार फिर से हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बार हम आपको से बात करने की कोशिश करते हैं। अंदर जाने दीजिए। बंटवारे का जो कानून लागू किया गया है, उस आंदोलन को खत्म करने, उसे आंदोलन को ताकत देने के लिए, उस कानून खत्म करवाने के लिए यहाँ से लोगों से अपील करेंगे कि वो जुड़े। आपको दिल्ली छोड़ने के लिए आनंद, उनको पूछिए कि नागरिकता संशोधन कानून से सबसे ज्यादा फायदा दलितों को होगा, आदिवासियों को होगा, जो वहां पर प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेने आए हैं। तो चंद्रशेखर से पूछिए, तो क्या वो उन दलितों के खिलाफ है? देखिए बिल्कुल आनंद, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी काफी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। उनके समर्थक जो हैं, देखिए यहाँ पर तिरंगा लेके पहुंचे हुए हैं, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहा है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर, जो जामा मस्जिद पहुंच चुके हैं, ऐतिहासिक जामा मस्जिद गेट नंबर 1। ये सवाल उनसे पूछना जरूरी है, ये सवाल उनसे पूछना जरूरी है कि आज जुम्मे की नमाज के वक्त वो जामा मस्जिद जानबूझकर क्यों पहुंचे हैं। दूसरी बात, अगर वो दलित के हित की बात करते हैं तो जितने लोग नागरिकता संशोधन कानून से भारत में शरण लेना चाहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, उनमें से 90% दलित हैं और भील हैं। यहाँ आना अपराध नहीं है। तो क्या उनका हित नहीं जानते ये? वहीं पर ही जा रहे हैं। आपको ये भी बोला गया है कि आप कहीं रैली नहीं निकालेंगे, तो क्या प्लान है? रैली निकाल ही नहीं रहे ना, कानून का पालन कर रहे हैं, कानून का पालन में लगे हुए। और सवाल ये है, रैली निकालने का अधिकार हमें है, भारत का संविधान देता है, और अगर हम ताकतवर है ना तो सिर्फ इसकी वजह से, तो और इसी की सुरक्षा के लिए हम लोग खड़े हैं। तो कल जब आप अभी शाम को जब सहारनपुर पहुंचेंगे तो उसके बाद आपका क्या प्लान है? उसके देखिए उसके बाद सहारनपुर आप लोगों को बताएंगे क्या प्रोग्राम है। कौन सी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आजाद? देखिए 4 बजे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वुमेन प्रेस क्लब में, वहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं आगे क्या करना है। आनंद, उनसे सवाल पूछिए कि जो वहां से दलित आए हैं शरण लेने, क्या उनके हित की बात नहीं करेंगे वो? मोदी जी के चश्मे से एनआरसी से फायदा हो रहा है। 54% दलितों पे 1 गज जमीन नहीं है। आपने असम में आधार कार्ड को इंफॉर्मेशन का सूत्र नहीं माना, पहचान पत्र को नहीं माना, वोटर कार्ड उसको लाइसेंस को नहीं माना। आपने कहा जमीन के कागज दिखाओ। मैं दलित वर्ग से आता हूँ, 56% दलितों पे 1 गज जमीन ये सरकार ने नहीं कहा, उनको बोलिए ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। असम में एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय नियमों के अंतर्गत किया गया था। पूछिए
चंद्रशेखर आजाद से पूछिए, चंद्रशेखर रावण से पूछिए, कौन होगा सबसे बड़ा नुकसान। आनंद चंद्रशेखर से पूछिए ये सवाल कि असम में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, देश के सबसे उच्च न्यायालय ने तय किया था। आजाद, आपको चंद्रशेखर जी, आपके लिए सवाल आया है, यहाँ से कितने बजे आप दिल्ली से सहारनपुर पास हुआ है? अब तो पुलिस के लोग मेरे साथ हैं, वो बताएंगे कि मेरे 24 घंटे कब पूरे हो रहे हैं। मेरे चंद्रशेखर रावण ये बात क्यों नहीं जानते या क्यों नहीं मानते कि असम में एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए नियमों द्वारा उसके अंतर्गत किया गया था, उसका आरोप मोदी सरकार पर क्यों लगा रहे हैं चंद्रशेखर? दूसरी बात, जितने नागरिकता संशोधन कानून से जितने लोगों को लाभ पहुंचेगा उसमें से करीब 80 से 90% दलित वर्ग के या आदिवासी वर्ग के लोग हैं प्रताड़ित। क्या उनके हित की बात चंद्रशेखर नहीं कर रहे, दलित पॉलिटिक्स की बात करते हैं? चंद्रशेखर वहां जमा मस्जिद के सामने भीड़ जमा किए हुए हैं, कह रहे हैं रैली नहीं करूंगा, लेकिन मीडिया से बात कर रहे हैं। क्या ये बेल के नियमों का पालन कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, या लोगों को बरगला रहे हैं, झूठी बात फैला रहे हैं? अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, अमिताभ बताइए। आनंद, इतने दिनों में अगर जो तमाम चीज़ें देखकर तो यही लग रहा है कि जो नागरिकता संशोधन कानून बना इसको लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति है। लोगों को पता नहीं है इसमें क्या है, इसमें सब कुछ झोल बना दिया गया, इसमें एनआरसी मिला दिया गया, इसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बना दिया गया, इसमें सेंसस मिला दिया गया है, और जनता को पता नहीं चल रहा है कि इसके पीछे राजनीति घुस गई है। आनंद, सबसे बड़ी बात है महिलाएँ और बच्चे। अगर आप तुर्कमान गेट के कल शाम की घटनाएँ देखें, शाहीन बाग में देखें, महिलाएँ काफ़ी बड़ी संख्या में, बच्चे बड़ी संख्या में, जो एक भीड़ का चेहरा है, इनको आगे किया जा रहा है। इसमें कोई मुल्ला मौलवी इनको लीड नहीं कर रहा है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरे चारों तरफ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके ऊपर सरकार की नज़र है, इसलिए शायद सरकार फूक फूक कर कदम भी उठा रही है। आनंद, लेकिन जो इसमें जो एक बात निकल कर आ रही है कि इसको लेकर भ्रम की स्थिति है, इसको लेकर लोगों को बरगलाया जा रहा है, इसको लेकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो नागरिकता संशोधन कानून है इन तमाम चीज़ों से अलग है, और शायद यही बात सरकार को आगे बतानी है। क्योंकि जिस तरह से फिर से आनंद तिवारी से बात करने की कोशिश करता हूं। अमिताभ, देखते हैं वो चंद्रशेखर से सवाल पूछते हैं कि नहीं। आनंद, अगर आपको मेरी आवाज आई है तो चंद्रशेखर से ये पूछिए, असम में एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से लागू किया गया था, मोदी सरकार ने नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि नियम क्या होंगे, किस बेसिस पर वहां एनआरसी होगी, और ये असम अकॉर्ड के बेसिस पे हुआ था। तो चंद्रशेखर ये बात क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात, अगर एनसीआरबी और क्रिमिनल डेटा की बात करें तो जिस जमा मस्जिद के आगे यहाँ खड़े हैं, दलित के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हैं ज्यादा, उसमें कई सारे जो है दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स की वजह से हो रहे हैं। मुसलमानों का दलितों पर अतिक्रमण, उसकी वजह से वहां पर कई सारे क्राइम्स रिकॉर्ड किए गए हैं। तो चंद्रशेखर उसकी बात क्यों नहीं करते? तीसरी बात, नागरिकता संशोधन कानून से 80 से 90% लोगों को जिनको की फायदा पहुंचेगा वो दलित या आदिवासी हैं, जो प्रताड़ित हैं, वहां से आए हैं, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं चंद्रशेखर? ये 3-4 सवाल उनसे पूछना जरूरी है। आपके तीनों सवाल है, आपके तीनों सवाल हम चंद्रशेखर से जरूर पूछेंगे, लेकिन अभी वो ये जो गेट नंबर 1 है इसके बिल्कुल प्रीमाइसेस के पास पहुंच चुके हैं चंद्रशेखर, और वहां पर इनकी भीम आर्मी के तमाम समर्थक भी जो मौजूद हैं हमारे साथ। लेकिन अमन कमेटी के शहजाद यहाँ के मौजूद हैं, यहाँ पे इन्होंने कार्यक्रम भी रखा है जो जुमे की नमाज है, उसके बाद इनसे बात करते हैं शहजाद से, और वो बताएंगे कि किस तरह से ये प्रोग्राम आगे होगा। शहजाद भाई, आप अमन कमेटी से जुड़े हुए हैं, ये जुमे की नमाज के बाद एक कार्यक्रम रखा है पूरा मार्केट एसोसिएशन ने आपने। हमारी जितनी भी एसोसिएशन है जाम मस्जिद ताल्लुक रखने वाली, इन लोगों ने आज असर की नमाज के बाद कुरान का पाठ रखा है, और जिन लोगों ने रोज़ा रखा है अमन अमान के लिए, वो रोज़ा खोलने के बाद पूरे मुल्क में अमन अमान रहे, शांति रहे, और जो ये हालात चल रहे हैं इसको जो अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी अच्छा करे उसके लिए दुआ होगी। आप लोग भी चाहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बना रहे और उपद्रव भी ना आए भीड़ में? ना, ये नहीं चाहते हम भी ये चाहते हैं कि अमन अमान बना रहे और लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह की कमी ना है। लेकिन पिछली बार ये आए थे तो यहाँ दिक्कत हुई थी, आपने देखा चंद्रशेखर पहुंचे थे तो दिक्कत हुई थी, मगर सर यहाँ के लोग इतने पीसफुल हैं कि उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया था, और आज भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कोई स्थिति ना बने। तो ये आनंद मार्केट एसोसिएशन से भी जुड़े हैं, अमन कमेटी से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, विरोध करना हर किसी का हक है, लेकिन लोगों को झूठ कहना, भ्रांतियां फैलाना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ये गलत है। लोगों के मन में डर पैदा कर कर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर, ये आरोप लग रहा है उन पर। अमिताभ, बताइए, क्या तथ्य पर बात कर रहे हैं चंद्रशेखर या तथ्य से विपरीत कर रहे हैं? क्या कानून के दायरे में रहकर कार्य कर रहे हैं, क्या कानून की अवहेलना कर रहे हैं चंद्रशेखर? क्या उस ग्रे एरिया को पकड़कर चल रहे हैं जहां वो कह रहे हैं कि मैंने तो कानून नहीं तोड़ा, हाँ मेरे पीछे पोस्टर लगे थे लेकिन मैंने तो रैली नहीं की, मैं तो धार्मिक स्थल पर खड़ा हूं, भले ही मैं अंदर नहीं गया, बाहर खड़ा हूं?
यही आनंद मैं बार बार समझाना चाह रहा हूँ। जो हम लोगों ने बात की थी शुरू में ही, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, सब ने एक डफली पकड़ ली है, अपना राग अलाप रहे हैं। आप जहाँ जाइए वहाँ अलग सुर नज़र आ रहा है कहीं। तभी मैंने कहा कि तमाम चीज़ों को ऐसा मिक्सअप कर दिया गया है, ऐसा झोल बना दिया गया है जिसको लेकर जनता में ही भ्रम फैल गया है। इस भ्रम को दूर करना ही जिम्मेवारी है, इस भ्रम को दूर करना ही सरकार की जिम्मेवारी है आनंद। और जाहिर तौर पर ये सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जहाँ तक चंद्रशेखर आज़ाद का सवाल है, उनको दिल्ली से बाहर जाने को कहा गया था, अपनी बातें रखने को कहा गया था और 24 घंटे के भीतर उनको छोड़ने को कहा गया था, लेकिन वो अभी तक दिल्ली में टिके हुए हैं, जामा मस्जिद जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये सरकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने वालों को देखना होगा आनंद। लेकिन इतना तो साफ है कि इसको लेकर भ्रम ज़्यादा फैलाया जा रहा है। जिस तरह से केरल में कल गवर्नर ने सवाल उठाया कि उनसे पूछे बिना कैसे चला गया, पंजाब में सरकार आज फिर से उस सीए बिल के ऊपर चर्चा करने वाली है। तो अमिताभ जरा रुकिए, बीजेपी से प्रिया चौधरी हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर कहते हैं कि असम में आपने आधार को अमान्य कर दिया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर वहां पर एनआरसी का एक्सरसाइज किया गया था। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ काम कर रही है, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं। मुझे मेरे परिवार से दूर किया गया, मैं वापस प्रिया चौधरी से हम फिर बात करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की वक्ता है प्रिया चौधरी, वो हमारे साथ फोन पर थी, फोन लाइन कट गया है, फिर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अमिताभ, वापस आपकी ओर रुख करता हूं। दूसरी बात क्राइम ब्रांच के अधिकारी आनंद ने कहा उनके साथ हैं, वो हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या ये जो कर रहे हैं कोर्ट के दायरे में है, उनके बेल कंडीशंस के दायरे में है? क्योंकि आज शाम को 4 बजे वो फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उनको कहा गया कि तुम दिल्ली से बाहर रहो, वो कह रहे हैं आज शाम को 7 बजे के बाद मैं रहूंगा। तो ये तमाम तरीके से जो कांग्रेस से प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ है। प्रमोद तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद अभी जमा मस्जिद पहुंचे हैं। वो कह रहे हैं मैं धार्मिक स्थल जा रहा हूं, कुछ करने नहीं जा रहा हूं। वो क्या कर रहे हैं आप बताइए, क्या जो ये कर रहे हैं सही है? क्योंकि उनकी बेल कंडीशंस कहती है वो किसी तरह की रैली नहीं करेंगे 4 हफ्ते तक दिल्ली में। धार्मिक स्थल जा सकते हैं, लेकिन ये क्या वहां नमाज अदा करने जा रहे हैं या सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? देखिए, इसका जवाब तो चंद्रशेखर जी देंगे, मैं कहां से दूंगा आपको इसका जवाब। सवाल सीधा सा है कि हर आदमी को निर्बाध रूप से देश में कहीं भी विचरण का अधिकार भारत का संविधान देता है, जब तक वो स्थल प्रतिबंधित ना हो। अब चंद्रशेखर बेल पे आए हैं, उन्हें क्या प्रतिबंध लगाया गया है ये इस जानकारी मुझे सिर्फ उतनी है जितनी आप लोगों ने दी है। तो क्या उनको वहां से गुजरने का अधिकार है या नहीं है, प्रार्थना करने का अधिकार है कि नहीं है, ये तो जजमेंट में जैसा भी लिखा हो मेरे सामने नहीं है, आपने लिखा होगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो भी प्रतिबंध न्यायालय लगाए उसका सम्मान करना चाहिए, पर वहीं सरकार को अपनी इस हठधर्मिता को छोड़ना होगा कि किसी को भी, चाहे जो भी राजनीति से जुड़ा हो, सामाजिक व्यक्ति को, इस समय ऐसी जुल्म और ज्यादती हो रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं। जाने पे रोक, आप कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते उस पर रोक, ये भड़काता है मामलों को, ये परिस्थितियां खराब करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुलिस रूल हो। पर तिवारी जी, प्रमोद जी मैं आपसे आग्रह करूंगा जरा 2 मिनट मेरे साथ फोन पे रहिए। वहां ग्राउंड से एक अपडेट आ रहा है जमा मस्जिद से। आनंद तिवारी जाकर एनआरसी सीए के ऊपर वोट मांगा उन्होंने कहा इन्हें कपड़ों से पहचानिए। उत्तर प्रदेश में कपड़ों से पहचानना शुरू किया और निशाने बनाने आपने शुरू किए। आपने झूठे मुकदमे हमारे लोगों पर बनाने शुरू, उन्हें जेल भेजना शुरू किया। आपने उन्हें जामिया जेएनयू में जाकर पीटना शुरू किया हमारे छात्रों को। तो चुनावी मुद्दा तो आप बना चुके हैं, आप डर क्यों रहे हैं? आप इस पे फैसला होने दीजिए कि कौन कौन सी सरकारें, कौन कौन से राजनीतिक दल एनआरसी और सीए का समर्थन करते हैं और कौन दूसरी तरफ। आनंद तिवारी, उनसे पूछिए कि जामिया के अंदर से पत्थर और एसिड कौन फेंक रहा था? नहीं, देश के अंदर बहुत से तानाशाही, बहुमत के दम पे तानाशाह तरीकों से आप फैसले थोप नहीं सकते हैं। कानून वो आता है और वही लागू हो सकता है जिसमें सबकी एक सहमति हो, जो धर्म के आधार पे ना लाया गया हो। ये धर्म विश्वविद्यालय के अंदर पत्थर धर्म के आधार पर लाया गया। भारत के किस नागरिक को चोट पहुंचता है सीए? नागरिकता संशोधन कानून क्या किसी भारतीय नागरिक के लिए? पूछिए अलका लांबा से। वो चुनाव लड़ने वाली है, देखते हैं वो कितना सीए का एक्ट उन्होंने पढ़ा है। मास्क पहनकर जेएनयू के उनको पूछिए जेएनयू का सर्वर रूम किसने खराब किया? उनको ये पूछिए जामिया के अंदर से पत्थर क्या एबीवीपी के लड़कों ने फेंके थे? ये सब एक साजिश है। जामिया के अंदर से एसिड किसने फेंका था? तोड़े गए, उसमें भी 9 लोगों के पोस्टर जारी करे, उसमें लेफ्ट के भी थे और एबीपी के भी थे। देखिए जो भी था
जो भी था, जिसने भी वो गुंडागर्दी की, यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के पीटा तोड़ा, ये पूरी तरह से पुलिस, कानून व्यवस्था, भारत के गृह मंत्रालय और गृह मंत्री की फेल्योर है कि आप इस घटना को रोक नहीं पा रहे। लेकिन आपने देखा होगा उस दिन एक ट्वीट करा मनीष सिसोदिया ने, जिससे वो इतना वायरल हुआ, कानून उन्होंने पढ़ा है, उनको बताइए कि कौन से भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनती है उस एक्ट से। ऐसी चीजों को आप कंडम करते हैं, ऐसी चीजें ना होना चाहिए। राजनीतिक दल पे लोग बैठे हैं, वो भड़काने का काम ना करें कम से कम माहौल को। नहीं देखिए, बिल्कुल मैं कहती हूँ जो भी वीडियो सोशल मीडिया पे आए बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्हें डालना चाहिए था। जो मनीष सिसोदिया जी ने, मुझे लग रहा है पूरी जिम्मेदारी के साथ परखने के बाद नहीं डाला। लेकिन पुलिस अगर इस तरह की कोई भावनाएं को भड़काता है, झूठे वीडियो कहीं से भी, दोनों तरफ, तीनों तरफ, पूरा बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि आप देखेंगे अगर कोई कोर्ट ने आदेश दिया है जेएनयू के अंदर जो गुंडा तत्व आरएसएस के लोगों ने बनाकर, आनंद उनसे पूछिए क्या उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पढ़ा है? वो मुझे 3 सवाल पूछने हैं। क्या उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पढ़ा है? नागरिकता संशोधन कानून क्या किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनने की बात करता है? आरएसएस के लोग थे, एबीवीपी के गुंडे थे, एक व्हाट्सएप। अरे उनको पूछिए ना, आरएसएस एबीवीपी बोलने से पहले वो जरा नागरिकता संशोधन कानून पे बोले, एसएफआई आईसा पर भी बोले। एनआरसी से किसी भारतीय को कोई नुकसान नहीं है, आप इस पे क्या कहेंगे? आपने तो पढ़ा हुआ है कानून, ये पढ़ा हुआ है, इसीलिए कह रही हूँ। मैंने सीएए बोला, मैंने एनआरसी बोला। आनंद तिवारी, उनसे पूछिए नागरिकता संशोधन कानून उन्होंने पढ़ा है कि नहीं? चाहते हैं आप कहना चाहते हैं इस देश का जो हमारा मुस्लिम उनसे पूछिए उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पढ़ा है कि नहीं? आप ये कहना चाहते हैं ये कानून उनके खिलाफ है और आप कहते हैं ये भारतीयों के खिलाफ नहीं है, वो भी इस भारत के नागरिक है। कौन से भारतीय के खिलाफ है? उनसे पूछिए तो सही, उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पढ़ा है कि नहीं? के बाद उन्होंने इस मिट्टी को चुना है, आज आप उन्हें कह रहे हैं वो भारतीय ने, यही तो बात हमें मंजूर नहीं है आपकी। किसने कहा ऐसा? अलका लांबा ऐसा कह रही है? कौन सा कानून ऐसा कह रहा है? उनसे पूछिए तो सही। भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, वो वहां विधायक, बतौर विधायक चुने जाना चाहती है, इलेक्शन लड़ना चाहती है, उनको बोलिए झूठ क्यों बोल रही है? कौन सा कानून कहता है कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी? तानाशाह तरीकों से अपने एजेंडों को उनसे पूछिए। आनंद, यूनिवर्सिटी में छात्रों को पीटा जा रहा है, उन छात्रों को जो नागरिकता। हम वापस आनंद तिवारी की ओर जाएंगे जब उनके साथ फोन लाइन थ्रू होगा। अमिताभ, एक बात बताइए, ये अलका लांबा है, अलका लांबा कहती है कि ये कानून आपकी नागरिकता छीनने वाला है। बताइए, ये विधायक चुन के आना चाहते हैं, कौन सा कानून है मुझे बताइए जो भारत के किसी नागरिक की नागरिकता छीनने की बात कर रहा है? आनंद, इनकी अपनी पार्टी ने जब 2 दिन लोकसभा राज्यसभा में डिबेट चला तब अपनी पार्टी ने इनका समर्थन किया। पुरानी पार्टी ने भी समर्थन किया था और नई पार्टी ने भी समर्थन किया जो इनकी पहले की पार्टी थी। जब इनकी अपनी पार्टी ने समर्थन करके कदम वापस खींच लिए तो फिर अलका लांबा करेंगे भी तो क्या करेंगे? उन्हें आखिर चुनाव लड़ना है और वही पार्टी के लाइन और लेंथ पर लड़ना है। तो आनंद, ये बहुत ज्यादा तूल देने की बात नहीं है। जहां तक सरकार की बात है, अमिताभ जरा सॉरी, मैं आपको फिर से इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि प्रिया चौधरी वापस हमारे साथ फोन पे जुड़ी है। प्रिया चौधरी, चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे हैं जामा मस्जिद, अलका लांबा पहुंची है जामा मस्जिद, प्रमोद तिवारी जी हमसे अभी थोड़ी देर में बात कर रहे थे, सब कह रहे थे कि सरकार संविधान का गलत प्रयोग कर रही है, पार्लियामेंट में, संसद में आपके नंबर्स का गलत दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। कहा जा रहा है कि सीएए से भारत के नागरिक को अपनी नागरिकता सिद्ध करने पर मजबूर कर रही है जानबूझकर और आपकी नागरिकता छीनने पर उतारू है, यह कहा जा रहा है ग्राउंड पर। बताइए। आनंद जी, मैं यही कह रही हूँ कि जैसे अलका लांबा ने अभी एक था कि आप बहुमत के दल पे तानाशाही नहीं चला सकते, तो पहली बात तो ये कि तानाशाही के दम पर बहुमत नहीं आता है, और जब बहुमत आता है तो तानाशाही नहीं आती है, जनता का समर्थन आता है। और जनता ने सीएए का समर्थन किया है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तहत ही जो खड़े हैं, इन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया है। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं, और देश का कोई युवा जो समर्थन में पहुंचा था, लेकिन जब उन्हें बातें, अगर ऐसा है, अगर आपके इरादे नेक हैं तो फिर समाज में भ्रांतियां क्यों हैं? तो यानी आप भी मानते हैं कि आप विफल रहे हैं लोगों को समझाने में? लोग इसका विरोध नहीं है। सीए में एक यानी आप ये मानती हैं कि आप विफल रही हैं लोगों को समझाने में? मैं कह रहा हूं आप यानी कि बीजेपी, यानी कि सरकार विफल हो गई लोगों को ये समझाने में। अगर ऐसा है तो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? इस तरह की भ्रांतियां क्यों हैं? लोगों के मन में ये धारणा क्यों है कि आप गलत काम कर रहे हैं? समर्थन में जो जनता है वो आराम से बैठ के इन लोगों का तमाशा देख रहे हैं और चुनाव के नतीजे बता देंगे, इन लोगों को आंसर दे देंगे, क्योंकि वो लोग सड़कों पर उतरना नहीं जानते हैं। तो यानी जिनके मन में डर है, जिनके मन में भ्रांतियां हैं, उनके डर को दूर करने की जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे? आप देखिएगा, उनके डर को दूर करने की जिम्मेदारी आप नहीं ले रहे? प्रिया जी, मैं पूछ रहा हूं, जिनके मन में डर है, जिनके मन में भ्रांतियां हैं, उनके डर को दूर करने की जिम्मेदारी आप नहीं ले रही हैं?
बिल्कुल उन लोगों की जिम्मे हम ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों की जो राजनीति से प्रेरित नहीं है। जैसे अलका लांबा वहां पर खड़ी, चंद्रशेखर वहां पर खड़े हैं। ये लोग क्यों खड़े हैं? क्योंकि लोगों को भड़काने के लिए खड़े हैं। इन लोगों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन वहां पर जो जनता है उनकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं और भरसक प्रयास किए जा रहे हैं इन लोगों को समझाने का कि सीए भारतीय नागरिक से संबंधित है ही नहीं। ये तो 3 देशों से आए हुए उन नागरिकों से संबंधित पर सीए को तो एनआरसी से जोड़ा जा रहा है। सीए को तो एनआरसी से जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सीए के बाद एनआरसी, इसको जोड़कर देखिए। एग्जैक्टली जब सीए में लोगों को समझ आने लगा तो इन लोगों ने एनआरसी को उसके साथ टाई अप कर दिया, एनआरसी कहने लग गए हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने कहा एनआरसी अभी हमारी लाइन में है ही नहीं, हमारी चिंता में है ही नहीं। तो और ये क्या चाहते हैं कि एक एक के घर पे प्रधानमंत्री जाकर बताए। पर आप ये मानते हैं कि एनआरसी से किसी की नागरिकता छीन ली जाएगी? आप ये कह रही हैं कि एनआरसी से किसी की नागरिकता छीन ली जाएगी? किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, घुसपैठियों के सिवाय। तो ये जो देश के नागरिक लोग खड़े हैं, इनके मन में ऐसा क्यों है कि एनआरसी इनको देश से निकालने के लिए है? कौन ये कह रहा है, कौन ये मान रहा है, क्यों ये मान के चल रहे हैं? तो पढ़े लिखे लोग हैं। 2014 में उन्होंने जो स्थापित करने की कोशिश करी उसमें फेल हो गए, 303 पे पार्टी आ गई और उसके बाद फिर 19 में प्रोपेगेंडा मोदी मोदी करेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। इसीलिए अब इन लोगों ने हथियार उठा लिए हैं कि अब आप धार्मिक राजनीति करो, धर्म के आधार पर करो, हिंदू मुस्लिम करा दो देश में, उसमें ये हमेशा कामयाब होते हैं। अगर ये चाहते हैं ऐसा करा दे तो ऐसा हो क्यों रहा है? आप होने क्यों दे रहे हैं? ये आरोप है आप पर कि आपने ज्यादा नहीं किया, ये आपके हाथ से निकल गया। आप सरकार को रॉन्ग फुट पे पकड़ लिया। सरकार को उम्मीद भी नहीं थी और सरकार को समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे इतनी बड़ा प्रोटेस्ट हो गया और इतनी भ्रांतियां कैसे फैल गई। प्रिया चौधरी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। अमिताभ, देखिए यहां पर चंद्रशेखर आजाद अपनी बेल की कंडीशंस को के साथ फ्लर्ट करते हुए यहां जमा मस्जिद पहुंचे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि इस तरह से रोक लगाना गलत है। प्रमोद तिवारी जी भी यही बात कह रहे थे। अब देखिए बंगाल में आशिका हमारे साथ लाइव हैं, जहां लोग ये कह रहे हैं कि सीए के पक्ष में आप समर्थन नहीं कर सकते। सीए के पक्ष में आप समर्थन करेंगे तो वहां सेक्शन 144 लगा दिया गया है, आपके सारी कुर्सियां हटा दी जाएंगी, झंडे हटा दिए जाएंगे। ये देखिए हावड़ा में यही तस्वीरें हैं। आशिका बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ जो कार्यकर्ता हैं इनसे ही बात करते हैं। कितना मुश्किल हुआ? झंडे हटाए गए, कुर्सियाँ रहेंगी कि हटाई जाएंगी? देखिए हर कार्यक्रम के पहले मुश्किल होता है, इस बार भी मुश्किल हुई। बहुत धमकियां अभी हमें बिजली देने में दिक्कत कर रहे हैं, चेयर नहीं लगाने दे रहे हैं, इस लाउड स्पीकर नहीं लगाने दे रहे, लेकिन हर मुश्किल को पार करके कार्यक्रम तो हम लोग करेंगे जैसे हर बार करते हैं और कार्यक्रम सफल करेंगे। इन लोग की तरह नहीं, इनके लड़ाई में भीड़ नहीं आती। हमारा जनता है कि जनता आके सुनेगी और अपनी मर्जी से आएगी। बंगाल में क्या सीए के पक्ष में बात करना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है। आपको बता दूं 5 जनवरी को हम लोगों ने एक पथ सभा, तिरंगा झंडे को लेकर के एक पथ सभा किया था कि लोगों की इसको लेकर के इसके बीच में जागरूकता फैलाई जाए। हम लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। हमने हाथों में तिरंगा झंडा ले रखा था। यहाँ के अधिकारी बोलते हैं कि आप हाथ में झंडा लेकर के नहीं चल सकते हैं। ये था उन लोगों का स्टेटमेंट। हम लोग भारत देश में रह करके इस तिरंगे झंडे के सम्मान के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, वो झंडा लेकर के हम लोग नहीं चलते। ये वो बंगाल है। आप बताइए, प्रशासन यहाँ पर जो है क्या किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं? आप कह रहे थे रात को दुकानदार खुद ही झंडा लगाना चाहते थे, सुबह खुद ही गए। सुबह में सारे दुकानदार खुद अपने से भैया हमारे यहाँ लगा दीजिए, वहाँ लगा दीजिए। सुबह हम लोग आए, सारा झंडा निकाला हुआ है और बड़े बड़े टीएमसी के सिल्क के फ्लैग लगे हुए हैं। गए हम लोग तो बोल रहे हैं ये यूनियन में सारे जितने इलीगल बाहर में फुट पर बैठे हुए हैं वो सब टीएमसी के यूनियन में हैं और उन दुकानों में टीएमसी का छोड़ दूसरा कोई झंडा नहीं लग सकता। तो यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता भी हैं क्या? डर है? कोई रैली तो आ रही है यहाँ पर। देखिए टीएमसी कार्यकर्ता परेशानी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि लोग हिम्मत करेंगे, क्योंकि जनता के सामने बेनकाब हो जाएंगे। हमारी रैली में तो भीड़ बुराई नहीं होती, हमारी रैली में जनता होती है, जनसाधारण होते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो जनता के सामने खुद को एक्सपोज करेंगे। तो आनंद, ये वो दिक्कतें हैं जो सीए के पक्ष में बात कर रहे हैं, उनको यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। इसके पहले भी देखा गया था कि जादवपुर विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उन्होंने पुरजोर विरोध किया था पूरे जो भी सीए के पक्ष में आंदोलन चल रहा है उसका। अब अमिताभ बताइए, बंगाल में जो सीन है इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये क्या संविधान के खिलाफ नहीं है? अगर कहीं और धारा 144 लगाना संविधान के खिलाफ है तो ये क्या हो रहा है बंगाल में? बंगाल में विरोध, बंगाल में सीए का समर्थन करने पर रोक लगाई जाती है, पर वो कहते हैं संविधान की सुरक्षा है।
यहीं पर आनंद इसके पीछे छिपी राजनीति को समझना होगा। ये पूरा का पूरा विरोध सीए से बढ़ता हुआ अब सीधे मोदी विरोध तक आ पहुंचा है। ममता बनर्जी ने 18 सीटों का नुकसान सहा है लोकसभा चुनाव में, वो भी बीजेपी का भारी विरोध किया था, जिसने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का विरोध किया था, यही माइनॉरिटी कार्ड खेला था और उनको नुकसान झेलना पड़ा था। अब ममता बनर्जी वापस उसी रास्ते पर जा रही हैं। जैसे जैसे वहाँ विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, किसी भी पार्टी को पनपने देने की बीजेपी बार यही आरोप लगा रही है, किसी भी विपक्षी दल को न बोलने का मौका दे रही है ममता बनर्जी, न पनपने का मौका दे रही है। तो जाहिर तौर पर ये लड़ाई वहां बंगाल में जारी रहेगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते। लेकिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने है, शायद ममता इसीलिए और ज़्यादा आक्रामक हो रही हैं, एग्रेसिव हो रही हैं और यही चीज़ है जो तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर रहा है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। क्योंकि 6 महीने में एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐसे फैसले हुए हैं जिनको न विरोध, जिनको निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। तो ऐसा मौका मिला है पहली बार जब भीड़ जुटी है झंडे देखिए 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग अपनी सियासत, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और बेल की कंडीशंस के साथ फ्लर्ट करते हुए जामा मस्जिद तक पहुंच गए, और दूसरी तरफ बीजेपी के ऑर्गेनाइज सीएए, प्रो सीए समर्थन पर रोक कि उनकी कुर्सियां हटा दी गई, उनके झंडे हटा दिए गए, धारा 144 लगाकर उन पर रोक लगा दी गई है बंगाल में। अब बताइए आजादी कहां पर? वेलकम बैक। निर्भया के 4 दरिंदों में से एक मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी। अब मुकेश समेत निर्भया के बाकी दोषियों की फांसी में भी अब कोई रुकावट नहीं रह गई। हालांकि इस बीच निर्भया की मां ने दोषियों की फांसी में देरी पर नाराजगी जताई है। साथ ही निर्भया की मां ने दिल्ली और केंद्र सरकार पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, ये दोनों जने अपनी पॉलिटिक्स रोटी सेक रहे हैं। बच्ची की मौत हुई है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, कानून व्यवस्था है, पुलिस है, लेकिन ये बच्ची की मौत के साथ खेल खेल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोका, इन्होंने जवाब दे दिया कि हमें पुलिस दे दिए, मैं 2 दिन में दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये साजिश लग रही है कि ये जानबूझ के फांसी को टाला जा रहा है। अच्छा होता कि सिसोदिया साहब ये कहते कि नहीं, हमें पुलिस दे दीजिए, मैं बच्चियों की सुरक्षा करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि उनके पास पुलिस नहीं है। इस वजह से उन्होंने अपना एक मुद्दा रखा कि अगर पुलिस मिलेगी तब हम फांसी देंगे। तो इससे तो हमें नहीं लग रहा है कि नहीं हमें मिल सकती, क्योंकि जब तक उनको पुलिस नहीं हाथ में नहीं आएगी तब तक निर्भया के ये फांसी नहीं देंगे। अब तक तो मैं इस पॉलिटिक्स की बात नहीं करती थी, मैं सबसे दूर होके सिर्फ कहां दिसंबर 2012 और कहां जनवरी 2020, और निर्भया का परिवार आज भी इस उम्मीद के साथ बैठा है कि कब जो सजा सुनाई गई है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उन दोषियों को फांसी होगी। अमित सिंह पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली के कालका जी से दीपक रावत भी जुड़ेंगे, लेकिन अमित आपके साथ वकील भी हैं, जरा उनसे बात करके पूछिए। दीपक रावत भी जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अमित आप वकीलों से पूछिए कि ये इस कोर्ट कचहरी और इस तारीख वाले चक्कर में पीड़िता और पीड़िता के परिवार को ही हमेशा क्यों घसीटा जाता है? बिल्कुल आनंद, सबसे पहले आपको बता दूं कि तिहाड़ जेल प्रशासन से अभी फोन पे हमारी बात हुई है। तिहाड़ जेल प्रशासन को अब रिपोर्ट सौंपना है। पटियाला हाउस कोर्ट में 3:30 बजे जो अधिकारी थे उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति भवन से उनकी फोन पे बातचीत हो गई है। मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी गई है। रिटन जो आना है, फैक्स आना है, उसका इंतजार हो रहा है। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है निर्भया के माँ के वकील जितेंद्र झा, जो कि इस केस को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह लड़ते आए हैं। और जिस तरीके से पूरे मामले में राजनीति चल रही है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। सीनियर लॉयर है दिलीप कुमार, इनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ लूज पॉइंट है, कहाँ जो दोषी है वो फायदा ले रहे हैं। ये बताइए, हमेशा जो पीड़िता पक्ष है उसके साथ ही सब कुछ ये सब क्यों हो रहा है? क्यों आज जिस तरीके से निर्भया की माँ रोई, जिस तरीके से लगातार आज जो बयान दिया है, कहा कि राजनीति हो रही है, वो नहीं चाहती इस पर राजनीति हो? देखिए, मैं एक वकील हूं और वकील होने के नाते जितने भी क्रिमिनल केस होते हैं उसमें पीड़ित पक्ष की तरफ से स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो केस लड़े।
और इसीलिए सारा का सारा जो क्रिमिनल केस होता है वो सरकार बनाम जो अभियुक्त होते हैं वो होता है। लेकिन जो हमारा जुरिस्प्रूडेंस है वो बड़ा क्लियर है कि ये स्टेट अपने माइट के साथ लड़ेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विक्टिम्स जो है वो बिल्कुल कहीं खो गए हैं। और जो सरकारी महकमा है, मे इट बी जो पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेशन इस पर्टिकुलर केस में जिस दिन ये दुर्घटना घटी है। सर स्टेट की आप बात कर रहे हैं, स्टेट की आपने बात की, तो स्टेट ने ही सबसे पहले कहा था कि 22 तारीख को फांसी नहीं हो सकती है। देखिए, सबसे पहले स्टेट ने नहीं, जो कानून का जो पहलू है, सब क्योंकि कोर्ट में बार बार ये दलील दी गई थी जिस दिन डेथ वारंट इशू हुआ था 7 जनवरी को कि हम क्यूरेटिव फाइल करेंगे, हम मर्सी पिटीशन फाइल करेंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कानून में बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई भी क्यूरेटिव पिटीशन या दया याचिका फाइल की जाती है तो ये पोस्टपोन हो जाता है, जो डेथ वारंट है पोस्टपोन हो जाता है। सर, राजनीति हो रही है अब इस पूरे मसले पर। अब केंद्र आरोप लगा रहा है दिल्ली पर, दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है केंद्र पर। किस तरीके से देख रहे हैं आप, कहाँ लूज पॉइंट है सर? इस मुद्दे पे राजनीति होना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति होनी नहीं चाहिए, पर राजनीतिकों का काम अपना अलग होता है। जो प्रशासन है, जो लॉ है, जो न्यायालय है। सिसोदिया ने कहा कि 2 दिन के लिए पुलिस दे दीजिए, हम दे देंगे फांसी। तो क्या पुलिस का कहाँ से रोल? नहीं, पुलिस के इसमें कोई कमी नहीं है। पुलिस ने तो बहुत अच्छे से काम की, इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाया, इसको फांसी के फंदे तक सारी इन्होंने कार्रवाई करके जो भी इन्होंने कोर्ट में हमें तुमसे पूछिए, कहीं ना कहीं ये आरोप लगा कि तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 साल तक अपील्स प्रोसेस को लटकाए रखा। उन्होंने अपील्स के लिए दोषियों को पुश नहीं किया। तिहाड़ जेल प्रशासन पर भी आरोप लगा कि 2 साल तक कुछ नहीं किया, नोटिस सर्व नहीं किया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं देरी की है और तिहाड़ जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर आता है सीधे। अब मुझे लगता है तिहाड़ जेल का प्रशासन अगर दिल्ली के अंदर आता है, दिल्ली सरकार के अंदर आता है, तो दिल्ली उसके प्रशासन, तिहाड़ प्रशासन को भी कुछ मजबूरियां होंगी। अदरवाइज जो कानूनी रूप है वो तो कानूनी रूप से काम बढ़ता ही चला जाएगा। और जो पुलिस बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया कि 2 दिन के लिए दे दी है, तो फिर अव्यवहारिक बात बोल रहे हैं वो कि पुलिस 2 दिन के लिए। ये बताइए, तिहाड़ जेल पर आरोप यही आरोप लग रहा है अमित कहीं ना कहीं यही आरोप लग रहा है कि इस पर जानबूझकर सियासत हो रही है। SLP खारिज हुई थी 2017 में, उसके बाद जानबूझकर इसी वजह से सियासत की भी आरोप लग रहा है इस पे। अब देखिए, सियासत में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 2 साल तक जो तिहाड़ जेल इनसे ये पूछिए ये कहाँ का कानून हुआ? अमित, अच्छा आप ये जो लॉयर हैं इनको पूछिए जरा, वकील को, कि देखिए दोषियों को चारों को एक साथ सजा सुनाई गई, ये कहा गया कि चारों को एक साथ फांसी लगनी है, लेकिन अपील हर कोई इंडिविजुअली कर सकता है। ये कैसे सही हो गया? ये कहां का न्याय? और पीड़िता का परिवार हर रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे, 8 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, इनको कहां से न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल, ये खुद जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया था और कहा था कि हाई कोर्ट के जो चीफ जो जस्टिस मनमोहन थे, उन्होंने कहा था कि अलग अलग जिस तरीके से दया याचिका लगाई जा रही है, जिस तरीके से क्यूरेटिव फाइल की जा रही है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर से सवाल उठ जाएगा लोगों का। और इस तरीके से जो जस्टिस मनमोहन ने अपना कहा था। लेकिन 8 साल से पीड़िता लगातार घूम रही है, तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप कोर्ट ने सीधे सीधे लगा दिया। 2 साल तक आपने किया क्या, क्यों नहीं नोटिस सर्व किया? देखिए, ये हमारे सिस्टम की अपैथी है। जब इतनी उच्च अदालतें इन चीजों को समझ रही हैं तो कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? केवल आरोप प्रत्यारोप और कर्टन घेर दे, और जो कॉमन पर्सन सही बात कह रहे हैं। मेरे पास समय कम है, मैं बस आनंद तिवारी से जानना चाहूंगा कि जेल अधिकारी किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? तिहाड़ जेल के अधिकारी क्या अभी इस बात के लिए तैयार हैं कि 22 जनवरी को सुबह 7 बजे इनको सजाए मौत होगी? जी देखिए आनंद, ये तो अब तय हो गया है कि 22 तारीख को बहुत मुश्किल है कि जो चारों दोषी है निर्भया के, उन्हें फांसी हो। जो जेल अधिकारी है उनका कहना है कि जिस तरह से आज प्रेसिडेंट ने जो मर्सी पिटीशन है वो खारिज की है मुकेश की, उसकी जो तमाम सरकारी दस्तावेज है वो दिल्ली सरकार को मिल चुके हैं और कुछ देर बाद तिहाड़ जेल प्रशासन को भी सरकारी दस्तावेज मिल जाएंगे और उससे बाकायदा मुकेश को अवगत कराया जाएगा जो जेल मैनुअल में होता है। कल ही रात में चारों जो दोषी है उन्हें जेल नंबर 3 में, माने ये वो जेल है जहाँ पे फांसी कोटी है, वहां पर अलग अलग सेल में रख दिया गया है। कल एक जो दोषी था विनय, जो सबसे ज्यादा परेशान है, उसकी तबीयत बिगड़ी थी तो उसे डिस्पेंसरी में ले जाया गया था। और अभी लगातार तिहाड़ अपनी पूरी एक रिपोर्ट जो है उन्होंने कोर्ट को दी है। 3 बजे उस पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई है, वो अपना पूरा स्टैंड बताएगी कि आगे अभी जो चारों दोषी है उन्होंने आगे अपने लीगल राइट्स का क्या इस्तेमाल अभी और करना बाकी है, वो करेंगे या नहीं किया, क्योंकि अब तक वही सबसे बड़ा पेच वहीं पर है। दीपक रावत, मेरे पास समय कम है। दीपक,
निर्भया की माता जिस तरह से आप आज रो पड़ी, ये वो फ्रस्ट्रेशन है कि 8 साल से हम जस्टिस की गुहार कर रहे हैं, 4 साल से इनको सजाए मौत हो चुकी है, लेकिन इनको ये सजा मिली नहीं है, क्योंकि पूरा कानून की प्रक्रिया पीड़िता के राइट्स को छोड़कर जो दोषी हैं उनके राइट्स की बात करता रहता है। देखिए आनंद, पहले आम लोगों की राय जान लेते हैं, क्योंकि लोग इस बारे में काफ़ी सालों से जान रहे हैं, काफ़ी सालों से सुन रहे हैं। तो आज की बात पूछ लेते हैं। निर्भया की मां आज रो रो के ये कह रही थी कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, आखिर कितना इंतजार करेंगे? हम तो ये चाहते जी फांसी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, डिले तो होनी नहीं चाहिए, बस हमारी यही राय है। आपको लगता है कि राजनीति हो रही है, गलत हो रहा है इस पूरे मामले में? पहली बात तो देश का जो कानून है वो इतने ढीले डाले हैं। कोई ऐसे लोगों को इतने सालों से, जो 7 साल, 16 दिसंबर 2008 की बात है ये तब से लेकर और आज तक इन लोगों को अपना दामाद बना के रखा हुआ है। इन्हें तो पब्लिक के बीच में छोड़ देना चाहिए और इनको उसी वक्त फांसी देनी चाहिए थी। 7 साल हो गया सर, क्या लगता है कि एक माँ कब तक इंतजार करेगी, कितना इंतजार? मेरे पास समय कम है दीपक, इसीलिए मैं आपकी तरफ से लोगों का मूड देखिए। लोग ये कह रहे हैं, देखिए देश में जब हैदराबाद का एनकाउंटर हुआ, देश में उल्लास हुआ, देश खुश हो गया कि भाई इनको ऐसी सजा देनी चाहिए था। ये सिस्टम के खिलाफ बहुत बड़ा तमाचा है, सिस्टम को, हमारी जस्टिस सिस्टम को, हमारी प्रणाली को बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि न्याय अगर देरी करता है तो जस्टिस डिनाइड है। अखाड़ा में आज बस इतना ही। नमस्कार।